बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे यहाँ पर। बार बार बच्चे को कौन रुला देता है, अब इसको चुप कराओ, और जब से उठे हो तब से काम में ही लगे हुए हो, इसे बाहर से कुछ दिला लाओ। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस हम नेचुरली हिंदी में बोलते हैं तो इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं केवल शब्दों को बिना सिचुएशन को समझे तो हमारे सेंटेंसेस बड़ा अजीब सा साउंड करते हैं या सेंसलेस साउंड करते हैं। तो नेचुरली इंग्लिश को कैसे बोलना है, सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है, यहाँ पर इसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा आसान है इफ यू ट्राई टू एक्सप्रेस द सिचुएशन, लेकिन अगर आप वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट करेंगे, इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे, देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। शब्दों को बिल्कुल ट्रांसलेट मत करिएगा। यहाँ पर हम हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि समझ में आए किस विषय में बात हो रही है। जैसे कि ये मेरे पास हमेशा रोता हुआ ही आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old सन। 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा मेरे पास रोता हुआ आता है। प्रॉब्लम क्या है, शब्दों को भूल जाइए, सिचुएशन बताइए। आता है और रो रहा होता है, दो बातें ही तो बतानी है आपको। सिंपल कह के देखिए, ही ऑलवेज कम्स टू मी। ये हमेशा मेरे पास आता है, क्या करता हुआ, क्राइंग। ही ऑलवेज कम्स टू मी क्राइंग। ये हमेशा मेरे पास में जब आता है तो इसकी अवस्था क्या होती है, ही ऑलवेज कम्स टू मी क्राइंग। आपने दोनों अवस्थाएं बता दी। तो गेम है सारा सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। अब इसी चीज को आप तोड़ के भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को कंपलसरी नहीं ऐसे ही बोला जाए, आप इसको इस तरीके से बोल करके देखिए। व्हेनेवर ही कम्स टू मी, जब भी ये मेरे पास आता है, व्हेनेवर ही कम्स टू मी ही इज क्राइंग। अब आप बात को समझ के देखिए, ये बताइए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कौन सा वाला है, जबकि दोनों सेंटेंसेस का मतलब वही है। एक बात को कहने के कम से कम 20 तरीके हो सकते हैं। उस सिचुएशन को बताने के लिए घुमा फिरा के सेंटेंस बोला जा सकता है। हम क्या करते हैं, जब हम कंटिन्यूअसली बोलना शुरू करते हैं इंग्लिश में, हमारे माइंड में जो हिंदी में सेंटेंसेस आते हैं, ब्रेन को वही ट्रेनिंग मिली हुई है, लिटरल उसी वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, ट्रांसलेशन करके सेंटेंसेस नहीं बोले जा सकते। केवल 10% इंग्लिश है जो ट्रांसलेट की जा सकती है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। उसको सीखने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस सिर्फ क्लासेस नहीं है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप रियल सिचुएशन में बात नहीं करेंगे, फिर ट्रांसलेशन गेम माइंड में चलता रहेगा और ट्रांसलेशन से बात नहीं बनती है। ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं। तो उसमें जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी। हर सेंटेंस को बंदे अपने अपने तरीके से, कोई भी बंदा कहता है, राइट। कोई बेसिक ट्रांसलेशन कर देता है, कोई उसी सेंटेंस को इडियोमेटिकली फॉर्म करता है, कोई लिटरल इडियम ही यूज कर लेता है वहां, किसी को फ्रेज पता होता है, किसी को स्लैंग्स पता होते हैं। तो पता चलता है एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। जैसे ये ऊपर 2 बातें हमने कही, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है लेकिन अलग तरीके से कह दिए घुमा के। तो इन्हीं बातों को, जिस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं कॉन्वर्सेशन के, लोग अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं, वहां पर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। पूरा दिन प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक चाहें, राइट। कोई मंथली फीस हम चार्ज नहीं करते हैं। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है कि इसे बार बार कौन रुला देता है, इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, कितने तरीके से बोला जाएगा, या फिर कोई इंग्लिश का अगर सेंटेंस है, इसके पीछे ग्रामर क्या है, इसको ऐसे क्यों बोला जा रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे मुश्किल से 15 दिन में। उसके बाद सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। पूरे दिन मोबाइल में आपका पॉप करते रहेंगे मैसेज, तो उन मैसेजेस को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे कि इस बात को कितने तरीके से घुमा फिरा के कहा जा सकता है। करना क्या है, अभी भी ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको सेंटेंस को घुमा फिरा करके सिचुएशन बतानी आनी चाहिए। इस सेंटेंस पे आप ट्राई करके देखिए कि इसे बार बार कौन रुला देता है, बार बार इस बच्चे को कौन रुला देता है। अब मान के चलिए हम कर क्या रहे हैं, 2 बातें पूछ रहे हैं, रीजन, उसके रोने का रीजन पूछ रहे हैं, और वो रीजन कौन क्रिएट करता है। देखिए, एक नॉर्मल तरीके से आपने कहा हु मेक्स हिम क्राई ओवर एंड ओवर अगेन। हु मेक्स हिम क्राई, पता ही है हमको कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा दूंगा, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, गेटिंग माय पॉइंट। आप इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसे बार बार कौन रुला देता है, हु मेक्स हिम क्राई ओवर एंड ओवर अगेन, या फिर हु कॉजेज हिम टू क्राई, हु causes him to cry over and over again। causes him यानी
कौन उसका कारण बनता है कि वो ऐसा करे, हु कॉजेज हिम टू क्राई ओवर एंड ओवर अगेन, या फिर हु मेक्स हिम क्राई ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए मेक्स हिम क्राई के साथ टू नहीं कह रहे हैं, कॉजेज हिम टू क्राई कह रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ तभी पता चलेंगी जब आप इनको डीपली डिस्कशन में सुनेंगे। सुनते समय तो हमने सेंटेंस सुना, मेन वर्ड्स से स्टोरी बना ली और लगा हमने समझ लिया, हमको इंग्लिश समझ में आ रही है, लेकिन बोलते समय हमें टू लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ आईएनजी लगाना है, वर्ड कौन सा किसके बाद बोलना है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और वो कैसे समझ में आएगा, आदत में आएगा? बाय स्पेंडिंग टाइम इन द एटमॉस्फेयर। समय बिताएंगे, लोगों की इंग्लिश सुनते रहेंगे, आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस। अब इसे चुप करवाओ। अब देखिए बच्चा जब रो रहा है, अब उसको चुप कराने की बात हो रही है, तो देखिए कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं मेक हिम क्वाइट, मेक हिम क्वाइट, उसको चुप कर दो। काम हिम डाउन, काम हिम डाउन, काम डाउन कहते हैं ना कई बार किसी को, शोर मत करो। तो यहाँ पर एक्शन में रोना से मतलब नहीं है, उसकी अवस्था हमको शांत चाहिए, राइट। काम हिम डाउन, इसको चुप करवा दो। गॉट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये ऐसे नहीं मानेगा। अब देखिए हिंदी में होता क्या, अटक जाते हैं इसीलिए क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते जाते हैं। अब ऐसे नहीं मानेगा और इसे दुकान से कुछ दिला के लाना पड़ेगा। अब ये अकेला सेंटेंस आया, अब ये ऐसे नहीं मानेगा। जब तक हम फील नहीं समझ रहे हैं कैसे बोल देंगे इसको, राइट। फील समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन की बात हो रही है, किस विषय में बात हो रही है। अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दुकान से कुछ दिला के लाना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल तरीके से, ही इज नॉट गोना काम डाउन नाउ, इतना कह दिया आपने, क्योंकि सिचुएशन ध्यान में रखिए किस विषय में बात हो रही थी। जब हम ये कह रहे हैं ऐसे नहीं मानेगा, इट मीन्स रोना बंद नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम करते क्या है, हम शब्दों को पढ़ते हैं, इन शब्दों को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि फिर हमारा मैसेज बन जाए या मैसेज चला जाए उस सेंटेंस से। फीलिंग को एक्सप्रेस करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, खुद से आपके सेंटेंसेस सेंसिबल साउंड करेंगे, राइट। सो ही इज नॉट गोना कम डाउन। अब ये ऐसे चुप नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे दुकान से सामान दिलवा के लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और समझिएगा गेम। प्रॉब्लम क्या है, यहां हम इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जबकि सिचुएशनल इंग्लिश बिल्कुल ही ऑपोजिट है। समझिएगा डिफरेंस कैसे आता है, पहले दोनों सेंटेंसेस को देखिए। इसे दुकान से कुछ दिला के लाना पड़ेगा। यू गॉट गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, यू गॉट गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, यानी कि गॉट टू का ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि यू हैव टू गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, राइट। ये दोनों सेंटेंसेस बोले, ही इज नॉट गोना कम डाउन, यू गॉट गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप। इनको मैंने इस तरीके से लिखा था कि अलग अलग भी साउंड कर रहे हैं, ठीक, और दोनों साथ में बोले जाए तब भी एक जैसा मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर इन बातों को इकट्ठा बोलते, ही इज नॉट गोना कम डाउन अंटिल यू गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, राइट। तो जब छोटे छोटे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आ जाता है, उसके बाद फिर उनको कनेक्ट करना साथ में आना चाहिए। वो कनेक्ट कैसे करेंगे, जब आपको एक सिचुएशन बोलनी पड़ेगी। अकेले हम प्रैक्टिस करते हैं, हम सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। सिचुएशन बोलिए, जैसे कि ही इज नॉट गोना कम डाउन अंटिल यू गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, तब तक नहीं चुपेगा जब तक आप इसको कुछ दिला के नहीं लाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब इन सेंटेंसेस को हिंदी में कनेक्ट करके देखिए, तभी तक तो नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, कुछ दुकान से लाना पड़ेगा। अब ये दोनों बातें कितने तरीके से घुमा के कही जा सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आपको बताने का तात्पर्य ये है कि एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सिचुएशन बताएं। लेकिन अगर आप इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यूजलेस है सेंटेंस हो, राइट। अब क्या सारा दिन यही करता रहूं? अब मान के चलिए आप हताश होकर के, निराश होकर, गुस्से में कह रहे हैं, क्या सारा दिन यही करता रहूं? फीलिंग क्या है कि तुमको क्या लगता है, तुम ऐसा समझती हो यही करना चाहिए मुझे सारा दिन, राइट। तुम ऐसा समझती हो कि मुझे सारा दिन यही करना चाहिए, पहले समझना पड़ेगा हिंदी। अब इस चीज को बोलने के लिए am I supposed to do only this all day? देखिए am I supposed to यानी कि am I expected to। सपोज टू का मतलब यही होता है कि भैया आपने ऐसा सपोज कर रखा है मुझको, am I supposed या फिर am I expected, इसका मतलब यही है। सो am I supposed to, क्या मैं सपोज किया गया हूं, do only this all day, क्या आपकी नजर में यह है कि मैं हमेशा यही काम करता रहूं? am I supposed to do only this all day, क्या पूरा दिन यही करता रहूं? व्हाट द पॉइंट? तो पहले हमें हिंदी समझनी पड़ेगी। अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो हिंदी समझने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं रियल सिचुएशन में तो हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सिचुएशन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे डायरेक्टली। व्हाट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फिर काम कब करूंगा, अब ये दोनों सेंटेंस साथ में बोल करके देखिएगा इसके बाद कि एम आई सपोज टू डू ओनली दिस ऑल डे, सारा दिन यही करूं मैं, फिर काम कब करूंगा, व्हेन वुड आई वर्क देन,
व्हेन वुड आई वर्क देन, व्हेन विल आई वर्क देन, यू कैन से बोथ, दोनों ही आप यहाँ पर कह सकते हैं। वुड है संभावना, व्हेन वुड आई वर्क देन यानी कि फिर मैं आखिर काम कब करूंगा। नाउ जब से उठे हो काम ही तो कर रहे हो, जब से उठे हो काम ही तो कर रहे हो। अब यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हम, देखिए जब से उठे हो दो तरीके से कहा जा सकता है, दोनों को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सो यू हैव बीन वर्किंग सिंस यू वोक अप, यू हैव बीन वर्किंग सिंस यू वोक अप, जब आपसे उठे हो तब से आप काम कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल सा ग्रामर है, हैव बीन हैज बीन वही यूज करते हैं जहाँ पहले से कुछ है, जैसे कि जब से मैं उठा हूं तब से मैं वीडियो बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस आई वोक अप, राइट। तुम जब से उठे हो तब से तुम काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग सिंस यू वोक अप। लेकिन इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, दूसरे तरीके से बताने का तात्पर्य क्या है, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, 300 सिचुएशंस होती हैं, तो उन सिचुएशंस में घुमा फिरा के सेंटेंस बोलना आ गया, 300 तरीके से फॉर्म करना आ गया, तो समझ लीजिए आ गई पूरी इंग्लिश। जैसे कि एवर सिंस यू वोक अप, एवर सिंस यू वोक अप यू हैव बीन वर्किंग, इस तरीके से आपने कह दिया। देखिए यू हैव बीन वर्किंग सिंस यू वोक अप, इस तरीके से आपने कहा जब से आप काम कर रहे हो, जब से आप उठे हो, या फिर एवर सिंस यू वोक अप यू हैव बीन वर्किंग, तब से आप काम ही कर रहे हो। अब ये बेसिक तरीके से आपने कहा, फिर इसमें धीरे धीरे अप्रोप्रिएट और ज्यादा इफेक्टिव वर्ड्स यूज करना शुरू कर देंगे, एनहेंस कर देंगे अपने सेंटेंसेस को और ज्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। जैसे कि एवर सिंस यू वोक अप यू हैव बीन एंग्रॉस्ड इन वर्क, एंग्रॉस्ड का मतलब है बिल्कुल लगे हुए हो, बिल्कुल और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो अच्छी बात है कि आपको पता तो चला कि मैं काम करता हूँ। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एट माय होम। तो वाइफ ने कहा यू हैव बीन वर्किंग सिंस यू वोक अप, तो हस्बैंड ने कहा चलो शुक्र है कम से कम तुमने माना तो कि मैं काम करता हूँ। अब ये वाला मानना कौन सा है, हाँ तुमने माना तो मानना की कोई इंग्लिश नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मानने के लिए कितने वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। जैसे बच्चा ऐसे ही नहीं मानेगा, तो वो वाला मानना क्या था, ही विल नॉट स्टॉप क्राइंग, राइट, ही इज नॉट गोना काम डाउन, वहां पे वो मानना है। यहाँ पर इस मानने का मतलब क्या हुआ, थैंक गॉड फाइनली यू अग्रीड दैट आई वर्क, यानी आखिरकार तुमने मान ही लिया कि मैं काम कर रहा हूं, तो थैंक गॉड फाइनली यू अग्रीड दैट आई वर्क। तो होता क्या है, शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है, शब्दों का यूसेज होता है, किस सिचुएशन में कौन सा शब्द यूज किया जाना चाहिए। ये चीजें कैसे समझ में आएंगी, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश इन रियल सिचुएशन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लाओ, जाओ अब इसे कुछ दिलवा कर लाओ, जाओ अब इसे कुछ दिलवा के लाओ। ये हिंदी के थोड़े इडियोमेटिक छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं, हम उसका ट्रांसलेशन करके कंप्लीट मैसेज की उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स को ट्रांसलेट करके कोई सेंसिबल सेंटेंस बन जाएगा, नहीं बनेगा। फीलिंग समझो। अब इसमें वाइफ कहना क्या चाह रही है, जाओ एंड गेट हिम समथिंग टू ईट, गेट सम कैंडीज, गेटिंग माई पॉइंट, गेट सम चॉकलेट्स, जाओ इसे कुछ दिलवा करके लाओ, सो गो एंड गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप। यहाँ पे इस तरीके से कह दिया। अब देखिए दो सेंटेंसेस मैंने पहले बोले, तीसरा बोल दिया गो गेट हिम समथिंग फ्रॉम द शॉप, जाओ इसे दुकान से कुछ दिला लाओ। तो हिंदी में दुकान का इस्तेमाल नहीं हुआ, फीलिंग पहुंच गई, लेकिन इंग्लिश में मैसेज को क्लियर करने के लिए कुल मिला के शब्द घटाने बटाने पड़ते हैं। सिर्फ करना क्या है, सिचुएशन को समझ के सिचुएशन बताने की कोशिश करिए, आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है। You just need to develop the habit of speaking sentences fast and continuously। आदत में डालने के लिए क्लासेस में आएंगे, प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, राइट। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।